शीशे से बनी उस 12 मंजिला पुरशिकवा इमारत की लिफ्ट से निकलता वो ब्लैक ऑफिशियल सूट में मलबूस, टाई लगाए, आंखों पर सन ग्लासेस और हाथ में लैपटॉप उठाए बाहर निकला। उसे देखते ही लोग सब अटेंशन खड़े हो गए। उसकी पर्सनालिटी, उसका रोब देखने के काबिल था। वो सर के इशारे से सबको जवाब देता। सीधा मेन एंट्रेंस से बाहर निकला तो सामने ही उसका ड्राइवर दरवाज़ा खोले बड़े मौदबाना अंदाज में उसका इंतज़ार कर रहा था। आज वो एक बहुत बड़ी डील करके अपने महल नुमा घर पहुंचा था। वो शावर लेकर ट्राउज़र शर्ट पहने, माथे पर गीले बाल बिखराए, वॉशरूम से निकलकर अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा ही था कि उसका सेल फोन बजने लगा। वो चंद लम्हे फ़ोन की स्क्रीन को देखता रहा जहां रुखसार आपी लिखा हुआ आ रहा था। हेलो, बिलाखिर उसने फ़ोन उठाया। कैसे हो शहरियार? महीनों गुजर जाते हैं, मैं फ़ोन करूं तो करूं, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? उन्होंने छूटते ही शिकवा किया। आप सब जानती तो हैं। कहिए आज मेरी याद कैसे आ गई? ना चाहते हुए भी उसका लहजा रूड था। कल तुम्हारा टाइम मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ा, बहुत खुशी हुई। दुनिया के 10 बड़े आदमियों में शामिल हो गया मेरा भाई, वो भी इतनी कम उम्री में। मेरा तो खुशी से बुरा हाल था। कल से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी, मगर वो फीके लहजे में बोली। मगर क्या आपी? मेरी ज़िंदगी में तो आप लोगों ने इस मगर के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, और अब जब मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ तो भी आप लोग मुझे नहीं छोड़ते। वो बेरुखी से बोला। शाहू मेरे भाई, माजरत चाहती हूँ अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो, मगर 1 हफ्ते से बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और कल इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो कुछ कहते नहीं हैं, मगर उनके दिल में तुमसे मिलने की तमन्ना है। क्या तुम सब भूलकर उनसे मिलने पाकिस्तान नहीं आ सकते? रुखसार ने रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान? आप शायद भूल गई हैं कि मेरे पाकिस्तान आने की शर्त क्या है। अगर आप मेरे गले में पड़ा हुआ फंदा उतार कर फेंकने को तैयार हैं तो मैं अभी के अभी पाकिस्तान आ जाता हूँ, वो तंजिया लहजे में बोला। शाहू, तुमने कभी सोचा है इस सब में सबसे बड़ा नुकसान उस मासूम का हो रहा है? उसका क्या कसूर है कि तुम उसे हर एक का निशाना बनाने के लिए अकेला छोड़ गए? तुम्हारी बेरुखी, घर से लाताल्लुकी, इन सब चीज़ों का ताना उसी को दिया जाता है, रुखसार संजीदगी से बोली। उसका कसूर ये है कि वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। वो घुर्राया। ठीक है, तुम अपने रोने रोते रहो। अगर बाबा को कुछ हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी पछताते रहना, रुखसार ने नम आवाज़ में कहकर फ़ोन रख दिया। वो बहुत देर से चुपचाप शाह बीबी की पैंती पर बैठी उनके पैर दबा रही थी। शाह बीबी, आप इतना परेशान मत हो, मैंने शाहू को कॉल कर दी है। देखें, इस तरह तो आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगी, 30 साला बावकार सी रुखसार अपनी दादी को तसल्ली देते बोली थी। रुखसार इतने नाजों से उसे पाला पोसा, 100 तरह के नखरे उठाए, और वो एक लम्हे में हमारे फैसले से बगावत करता ये हवेली ही छोड़ गया। 5 साल हो गए, पलट कर नहीं देखा। लेकिन अब तो उसका बाप भी अस्पताल जा पहुंचा है। तू कह दे उसे कि अगर अब नहीं आया तो फिर वो हमारे लिए मर ही गया, सुर्खो सफ़ेद बावकार सी शाह बीबी रोब से बोली थी। हाय अल्लाह शाह बीबी, कैसे आपने मुंह भर के मेरे शाहू को ऐसा कह दिया? उसका क्या कसूर है, बताएं? एक तो आप सब ने मिलकर मेरे बच्चे के गले में उस मनहूस लड़की को डाल दिया जो अपने माँ बाप को तो खा ही चुकी है। अब तो भाई साहब भी उसके कारण अस्पताल जा पहुँचे हैं। फरजाना खामोशी से आंसू पीती सवेरा को देखते हुए नफरत से बोली थी। सवेरा बेटा, तुम जाकर ज़रा बावर्ची खाना देख लो, अपने ताया के लिए परहेजी खाना अपनी निगरानी में बनवा लो। जाहिदा ताई ने खामोशी से आंसू पीती सवेरा को मुखातिब किया। जी ताई अम्मी, वो ताबेदारी से सर हिलाती उठ खड़ी हुई। फरजाना, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, सवेरा के सामने ऐसी बातें मत किया करो। मेरी बेटी होकर तुम इतनी कठोर कैसे हो? शाह बीबी ने ताज्जुब से अपनी साहबजादी को देखा। शाह बीबी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फरजाना आपा ने ठीक ही तो कहा है। पूरे 5 साल से मैंने इस लड़की की वजह से अपने बेटे को नहीं देखा, एक रात सुकून से नहीं सोई। अब तो मेरा सब्र भी लबरेज होने को है। रहम करें मुझ पर, उसे बुला लें, आखिर वो भी तो आपका खून है, आपका पोता है। क्या आपको वो याद नहीं आता? जाहिदा ताई की आवाज़ भर्रा गई थी। कमरे से बाहर परहेजी खाने के बारे में पूछने के लिए आती हुई सवेरा
आंखों में नमी लिए बिना आहट किए पलट ही गई। लंदन में उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ठंडक और खनकी अपने अरूज पर थी। बड़ी रोशन कुशादा सड़क पर इस ठंड में मुंह अंधेरे वो ट्राउज़र और हाफ स्लीव टी शर्ट पहने जॉगिंग कर रहा था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे। उस वक्त उस माहौल में वो अपने आप से लड़ रहा था। शाम रुखसार आपी के फ़ोन के बाद से वो खासा परेशान सा था। उसे भी बाबा, अम्मी, शाह बीबी सब याद आ रहे थे। काश आपने मेरी बात सुनी होती, मुझे उस सब पर मजबूर नहीं किया होता। वो बुड़बुड़ाया और फिर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। काफ़ी देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा था। वो ट्रैक से उतरकर पास खड़ी मर्सिडीज़ में जा बैठा और अपने घर को रवाना हुआ। ठीक 8 बजे उसे अपने ऑफिस पहुंचना था। 7:30 बजे नक्सक से तैयार, कोट पैंट में मलबूस, टाई लगाए वो ऑफिस जाने को तैयार खड़ा था। बड़े से स्टाइलिश से किचन में आकर उसने जहाज़ी साइज फ्रिज खोला, ऑरेंज जूस निकाल कर ग्लास में उंडेला। जूस पीते ही वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। बाहर उसका ड्राइवर तैयार खड़ा था। बड़ी सी शीशे की चमकती हुई पुरशिकवा इमारत के मेन एंट्रेंस पर काली स्याह लश्कारें मारती हुई मर्सिडीज आन रुकी। बावर्दी ड्राइवर ने उतरकर मुअद्दबाना अंदाज में पिछला दरवाज़ा खोला। अपने मगरूर अक्खड़ अंदाज में आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वो नीचे उतरा। सामने ही खड़ी उसकी सेक्रेटरी जेनी तेजी से उसकी जानिब आई थी। लपक कर उसके हाथ से ब्रीफ केस थामा। गुड मॉर्निंग बॉस, उसने विश किया। वो सर हिलाता बड़े बड़े कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन से लेकर लिफ्ट और लिफ्ट से लेकर अंदर मेन ऑफिस तक सारा स्टाफ चाको चौबंद था। वो सबके सलाम पर सर हिलाता अपने कैबिन में चला गया। अभी वो आकर बैठा ही था कि जेनी नॉक करके अंदर दाखिल हुई। योर ब्लैक कॉफ़ी बॉस, वो कॉफ़ी का मग उसके सामने रखते हुए बोली थी। अकाउंट सेक्शन इंचार्ज को भेजो और आज के अपॉइंटमेंट्स की डिटेल लिस्ट लेकर आओ। ओके बॉस, वो सर हिलाती टक टक करती बाहर निकल गई। सारे कामों से निबट कर उसने टाइम देखा तो घड़ी शाम के 4 बजा रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया ही था कि बेल रिंग होने लगी। नंबर देखकर उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कहाँ हो तुम? मुझे लंच पर बुलाकर खुद गायब हो गए। मैं कब से अकेली बैठी हुई हूँ। शहरयार, तुम मिलो तो सही। तुम्हें नानी याद ना दिलाई ना तो मेरा नाम भी उर्वा नहीं, वो गुस्से से बोली। उर्वा, हनी, सॉरी बेबी, मैं काम में बहुत बिजी था, भूल गया कि आज लंच डेट थी। खैर ऐसा करो, तुम घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो उठते हुए बोला। मिस्टर शहरयार, यू आर अ वेरी प्राउड एंड सेल्फिश स्टोन हार्टेड मैन। पता नहीं किस गधे ने मशवरा दिया था कि मैं तुम जैसे पत्थर से दिल लगा बैठी। वो तब कर बोली थी। मैं घर जा रहा हूँ, आना हो तो आ जाना। वो अक्खड़ लहजे में बोलकर फ़ोन बंद करके उठ खड़ा हुआ था। वो घर पहुंचा ही था कि सामने ही सीढ़ियों पर मुंह फुलाए उर्वा को देखकर उसके लबों पे मुस्कुराहट ही बिखर गई। चलो अंदर चलें, वो उसका हाथ थाम कर उसे खड़ा करते हुए बोला। उर्वा भी कोई चूं चरा किए बगैर उसके साथ ही घर के अंदर चली आई। शहरयार लाउंज में आकर वो उसके करीब आई और बड़े प्यार से उसकी टाई की नॉट ढीली की। क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? शहरयार ने एक नज़र बगौर नाजुक सी गुलाब रंगत वाली उर्वा को देखा। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, वैसे भी जिसकी ज़िंदगी में तुम हो वो परेशान क्यों होगा भला? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अब ज़्यादा बनाओ नहीं, 4 साल से तुम्हें जानती हूँ खड़ूस इंसान, इसलिए फटाफट शुरू हो जाओ कि क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे सोफे पर धक्का देते हुए बोली। मेरे बाबा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, शायद मुझे पाकिस्तान जाना पड़े। वो संजीदगी से बोला। आर यू जोकिंग? दुनिया भर से लोग इलाज के लिए लंदन आते हैं, तुम अपने फादर को इधर बुलवा लो ना, इधर इलाज भी अच्छा होगा और तुम भी वहाँ जाने से बच जाओगे। उर्वा ने मशवरा दिया। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम तब तक रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ऑर्डर कर दो। वो उसके गाल थपथपाते हुए कोट बाजुओं में उठाए अपने बेडरूम के सिम चला गया। उसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, क्यों ना बाबा को वो चार्टर प्लान भेजकर लंदन बुलवा ले। लेकिन क्या बाबा आ जाएंगे? रात का वक्त था। फूफा जी, शाह बीबी और जाहिदा ताई शहर अस्पताल गई हुई थी। मलगजे से कमीज शलवार में मलबूस सवेरा मेज पर गरम गरम रोटियां लाकर रख रही थी। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। लंबी घनी चोटी कमर पर झूल रही थी।
रुखसार बड़े गौर से सवेरा को देख रही थी जब फरजाना फूफो की आवाज पर चौंक गई। ये कैसी रोटी बनाई है, और देखो सालन में नमक भी नहीं है। शाह बीबी ना हो ना तो इस घर में खाना भी ढंग का नहीं मिलता है। लोठा की लोठा हो गई है, मगर ढंग से काम नहीं करना आया अब तक। इस करम जली ना हो कहीं की तो। वो जहरीले लहजे में बोली। सॉरी फूफो, सवेरा धीमे लहजे में बोली। चल अब यहाँ से, गुम कर अपनी मनहूस शक्ल। बड़ी आई सॉरी फूफो, अरे तेरी वजह से 5 साल से हम सब शाहू के लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाई साहब अपने बेटे के गम में अस्पताल पहुंच गए और ये बीबी कहती हैं सॉरी फुफ्फो। फरजाना फुफ्फो ने उसे लताड़ा। वो खामोशी से पलटकर अपने कमरे की जानिब। रुखसार ने बहुत दुख से उसे जाते हुए देखा। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था। इस बड़ी सी हवेली में वो सब एक साथ रहते थे। रिश्ते नाते भी आपस में ही किए हुए थे ताकि खानदानी ज़मीन जायदाद घर से बाहर ही ना जाने पाए। शाह बीबी उस घर की सरबराह थी। उनके 2 बेटे सलीम, फारूक और एक बेटी फरजाना थी। फरजाना सबसे बड़ी थी जो अपने तायाजाद से ब्याही हुई थी। उनके 2 बेटे थे, अकरम और रमीज़। अकरम की शादी उन्होंने रुखसार से की थी। सलीम, जिनकी शादी उनकी भतीजी जाहिदा से हुई थी, और उनकी 2 औलादें हुई, बड़ी बेटी रुखसार और फिर उससे 4 साल छोटा सबका राज दुलारा शहरियार। सबसे छोटे फारूक थे, नटखट शरारती थे। उन्होंने ख़ानदानी रस्म व रिवाज से बगावत करके अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलो से शादी की थी, जो सवेरा की पैदाइश पर चल बसी। अपनी रफ़ीक़े हयात के गुज़र जाने के बाद वो ख़ुद को उनकी यादों से नहीं निकाल पाई, और वो बिन माँ की मासूम बच्ची, उसे जाहिदा ताई ने अपने सीने से लगा लिया। वक्त गुज़रता गया। एक रोज़ फ़ारूक को सीने में दर्द सा महसूस हुआ। पता चला दिल के सारे वॉल्व्स बंद हैं। उन्हें सर्जरी करवानी थी जिसमें बचने के चांसेस कम थे। वो खौफज़दा थे। सवेरा को लेकर उनकी रातों की नींदें ही उड़ गई थी। तब शाह बीबी और सलीम साहब ने 13 साला सवेरा का निकाह 20 साला शहरियार से कर दिया। शहरियार उन दिनों हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। वो इस निकाह के लिए, वो भी एक 13 साल की बच्ची से, हरगिज़ राज़ी नहीं था, मगर मजबूर हो गया और निकाह के कुछ दिन बाद चुपचाप बिना बताए हवेली ही छोड़ गया। फारूक को जब ये पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। रुखसार अपनी फुफ्फो प्लस सास के मेज़ से उठने के बाद ट्रे में खाना लिए सवेरा के कमरे में आई थी। सवेरा, चलो शाबाश, उठो खाना खा लो। उन्होंने औंधे मुँह आंसू बहाती सवेरा को आवाज़ लगाई। रुखसार बज्जो, आपने जहमत क्यों की? वो शर्मिंदा सी उठ बैठी। उठो और गरम गरम खाना तनावुल करके मुझे खुश होने का मौका फराहम करो, वो प्यार से बोली। कसम है बज्जो, मुझे भूख नहीं है। सवेरा उनके हाथ थाम कर बोली थी। मन तो मारना सीख ही चुकी हो, अब भूख भी मारना सीख लिया है क्या? रुखसार ने संजीदगी से कहा। बज्जो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा नाराज़ मत हो, एक आप ही तो हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मुझे प्यार करती हैं, तो फिर मेरा हुक्म मानो और जल्दी से खाना ख़त्म करो। उन्होंने ट्रे की तरफ इशारा किया और ख़ुद पानी लेने चली गई। सवेरा ने अभी ट्रे सीधी ही की थी कि ट्रे में साइड पर रखा रुखसार बज्जो का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। शहरियार कॉलिंग। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया था। रुखसार किचन से आकर फ्रिज से दूध निकाल रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि सवेरा खाना नहीं खाएगी। उसने बड़े एहतमाम से एक गिलास भरकर दूध निकाला, साथ ही पानी की बोतल निकालकर ट्रे में रखी। ये इतनी रात गई, यहाँ क्या हो रहा है? फरजाना फुफ्फो की आवाज़ गूंजी। रुखसार का ट्रे में गिलास रखता हाथ लरस गया। फुफ्फो, वो सवेरा ने खाना नहीं खाया था तो उसके लिए दूध ले जा रही थी। वो बौखला कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, सुबह से सर में दर्द हुआ जा रहा है, फट रहा है मेरा सर दर्द से। कभी अपनी बूढ़ी फुफ्फो की भी खिदमत कर लिया करो, सारा वक्त उस मनहूस लड़की से लगी रहती हो। फरजाना ने उसे घूरा। फुफ्फो आप चले, मैं बस अभी 2 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी से ट्रे उठाकर पलटी। रुखसार, अभी का मतलब अभी। ये ट्रे वापस रखो, तुम मेरी बहू हो, उस मनहूस की नौकरानी नहीं। चलो मेरे साथ, फरजाना सख्ती से बोली। रुखसार ने अफसुर्दगी से अपने हाथ में थामी ट्रे को देखा, फिर उसे वापस मेज़ पर रखते हुए बुझे बुझे कदमों से बाहर निकल गई। सवेरा फटी फटी नज़रों से बेड पर गिरे फ़ोन को देख रही थी, जिस पर शहरियार कॉलिंग लिखा नज़र आ रहा था। फ़ोन एक तवातुर से बजे जा रहा था। न जाने रुखसार बज्जो किधर रह गई हैं।
کچھ دیر بعد کمرے میں سناٹا سا چھا گیا۔ فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ سویرا نے تیزی سے کھانے کی ٹرے اور فون کو اٹھا کر سائیڈ میز پر رکھا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے سر تک لحاف تان کر لیٹ گئی۔ وہ اس وقت رخسار یا کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد شہریار کا نام دیکھ کر وہ لرز ہی اٹھی تھی۔ یا اللہ، میرے پیارے اللہ، میری مشکل آسان کر دے، مجھے میرے بابا کے پاس بلا لے۔ یا اللہ، دنیا میں یتیموں کو جینے کا کیا کوئی حق نہیں؟ ماں باپ چھین لیے ہیں تو مجھے کیوں زندہ رکھا؟ وہ روتے روتے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئی۔